नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश यादव आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, कहिए तो पैर पकड़ लूं, लेकिन इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। यदि आप बीच में छोड़ देंगे तो बहुत कुछ खो देंगे, और अंत तक बने रहेंगे तो मेरा वादा है कि इस वीडियो को आप सलाम करके ही जाएंगे, क्योंकि ये वीडियो ही इतनी मजेदार होने वाली है। आज मैं इस वीडियो में एक ऐसे आईपीएस ऑफिसर के बारे में बात करने जा रहा हूं जो हमारे देश के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है। मौत तो मानो खिलौना है उनके लिए, इस मौत से हर कदम पर खेलते चले गए। क्या कोई इतना इंटेलिजेंट हो सकता है? क्या किसी का आईक्यू लेवल इतना तगड़ा हो सकता है? क्या कोई हर समस्या का समाधान हो सकता है? तो सुनिए, इसका आंसर है जी हाँ। उस किंग का नाम है अजीत डोभाल, आईपीएस ऑफिसर अजीत डोभाल। लोग जहां पर सोचना बंद करते हैं, वहीं से ये सोचना शुरू कर देते हैं। इनके जीवन की घटनाओं को सुनकर आप मंत्र मुग्ध हो जाएंगे, आपका दिल झूम उठेगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, इसे मैं शॉर्ट करना चाह रहा था, लेकिन इनके जीवन की घटनाएं इतनी रोमांच भरी हैं कि मैं चाह कर भी इस वीडियो को शॉर्ट नहीं कर सका। 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में अजीत डोभाल जी का जन्म होता है। इनके पिताजी आर्मी में मेजर थे, जबकि माता यूपी के सीएम एचएन बहुगुणा की चचेरी बहन थी। इनके पिताजी का ट्रांसफर राजस्थान में हो जाता है, जिससे अजीत जी अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई राजस्थान के इंडियन मिलिट्री बोर्डिंग स्कूल से कंप्लीट करते हैं। इसके बाद यूपी के आगरा यूनिवर्सिटी से इन्होंने 1967 में इकोनॉमिक्स में मास्टर डिग्री कंप्लीट किया, और इसके अगले साल ही 1968 में इन्होंने यूपीएससी का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपीएससी को क्रैक कर दिया। गजब का टैलेंट था। उस समय इनकी उम्र 22 साल थी। इनका सिलेक्शन आईपीएस में होता है, ट्रेनिंग होती है। इसके बाद केरल की कोट्टायम जिला में एएसपी पद पर पहली पोस्टिंग होती है। उसके कुछ दिन बाद 28 दिसंबर 1971 को कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से पूरे देश में अजीत डोभाल का नाम गूंज उठता है, और बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि केरल के कनाड जिला के सेरा थाना के अंतर्गत नूरजहां होटल के फर्स्ट फ्लोर से एक व्यक्ति नीचे जूता फेंक देता है, जिसकी वजह से दो ग्रुपों हिंदू और मुस्लिम में लड़ाई शुरू हो जाती है, और इस एरिया का सिचुएशन इतना खराब हो जाता है कि यहां पर दंगे शुरू हो जाते हैं। दोनों ग्रुप के लोग एक दूसरे की दुकानों को जलाना, सामान लूटना शुरू कर देते हैं। बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि यहां पर पुलिस जाने से भी डरने लगती है। उस टाइम पर वहां पर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और कांग्रेस के होम मिनिस्टर थे के करुणाकरन, जिन पर बहुत ज्यादा प्रेशर था। वो एक ऐसे ऑफिसर की तलाश कर रहे थे जो निडर हो और उस एरिया में जा सके। तो कुछ सीनियर ऑफिसर उनको सलाह देते हैं कि एक ऐसा ऑफिसर है जिसका नाम है अजीत डोभाल। वो काफी शार्प माइंडेड है और एकदम निडर है। अब के करुणाकरन अजीत डोभाल को बुलाते हैं और उनसे बात करते हैं, और बात करने के बाद उन्हें उस एरिया में जाने के लिए ऑर्डर देते हैं। अजीत डोभाल 2 जनवरी 1972 को उस एरिया में कदम रखते हैं और छोटी से छोटी जानकारी इकट्ठा करते हैं। बिना पुलिस फोर्स का यूज किए स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस गैदरिंग तकनीक का यूज करते हैं, और पुलिस फोर्स वहीं पर लगाते हैं जहां से इन दंगों का कोऑर्डिनेशन चल रहा था। इसके बाद इन दंगों के दोनों ग्रुप के लीडर को आइडेंटिफाई करते हैं, और उनसे बात करने के बाद इन्हें पता चलता है कि इन दंगों का मुख्य कारण सामानों का लूटना है। अब सामानों को ढूंढना शुरू करवा देते हैं, और कुछ सामानें जो नहीं मिलती हैं उनकी व्यवस्था कराते हैं, और दुकानों पर वापस कराते हैं सामानों को। और जो दंगा कई दिनों से चला आ रहा था, उस दंगे को कुछ ही समय में शांत करा देते हैं। डीजीपी अलेक्जेंडर जैकब ने इन दंगों पर रिपोर्ट तैयार की, और उस रिपोर्ट में अजीत डोभाल की बहुत ज्यादा तारीफ कर। दोस्तों, अब अजीत डोभाल के नाम की चर्चा केरल से उठकर दिल्ली तक पहुंच गई। उस समय हमारे देश में कांग्रेस की सरकार थी, और हमारी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी उन्हें केरल से बुलाकर दिल्ली में ले आती हैं, और उन्हें इंटेलिजेंस ब्यूरो में ऐड कर देती हैं। अब 1972 के मध्य में अजीत डोभाल पूरी भारत के जासूसी विभाग में एंट्री मारते हैं।
उस टाइम इंदिरा गांधी मिजोरम को लेकर काफी परेशान थी। मिजोरम असम का हिस्सा था, अलग से स्टेट नहीं था। वहां पर सूखा पड़ गया था और लोग 1.5 लाख रुपए का कंपनसेशन मांग रहे थे। वहां लोगों की आवाज उठाने वाला लोगों का लीडर लाल डेंगा नाम का एक व्यक्ति था, जो मिजो नेशनल फ्रंट नाम की कम्युनिटी तैयार किया था। इसके आधार पर जनता की आवाज उठाता था। इसके अलावा मिजोरम में एक और समस्या चल रही थी। असम में यह नियम लगा दिया गया था कि यहां पर सरकारी नौकरी वही कर सकता है जिसे असमी लैंग्वेज आ रही हो। इस तरीके से असम राइफल से मिजोरम की 2 बटालियन को बाहर कर दिया गया। मिजोरम की ये 2 बटालियन वापस मिजोरम चली जाती है और इनसे 7 कमांडर लाल डेंगा से जाकर मिल जाते हैं। 7 कमांडर के मिल जाने से लाल डेंगा और मजबूत हो जाता है। ये इतना मजबूत हो जाता है, इसे अंदर से इतना घमंड आ जाता है कि ये लोग मिलकर के मिजोरम को एक स्वतंत्र देश घोषित करने की मांग करने लगते हैं। ये मांग यहीं तक नहीं रुकती है, बल्कि लोग मिजोरम में इंडिया के फ्लैग को हटाकर अपना अलग से फ्लैग लगा लेते हैं और खुद ही मिजोरम को इंडिया से अलग एक देश घोषित कर लेते हैं। अब सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव। अब इंदिरा गांधी सोचने लगती हैं कि आखिर कैसे इसको रोका जाए। तो फिर एक नाम सामने आ जाता है, वो नाम अजीत डोभाल का था। अजीत डोभाल को मिजोरम भेजा जाता है। दोस्तों, अजीत डोभाल जैसे ही मिजोरम में कदम रखते हैं, छोटी छोटी जानकारियां 1 वीक तक इकट्ठा करते हैं। इसके बाद पूरी जानकारी इकट्ठा करने के बाद अपना कदम उठाते हैं और वो पता कर लेते हैं कि लाल डेंगा की पूरी पावर 7 कमांडरों में है, लेकिन इन 7 कमांडर और लाल डेंगा के बीच कुछ अनबन चल रही है। इसी का फायदा उठाते हैं और वो पता कर लेते हैं कि ये 7 कमांडर रहते कहां हैं। उन्हें पता चलता है कि ये 7 कमांडर म्यांमार की पहाड़ियों पर अपना घर बसाए हुए हैं। दोस्तों, ये अजीत डोभाल स्पाई एजेंट बनकर उन पहाड़ियों पर 7 कमांडर के पास जाने लगते हैं और उनसे दोस्ती कर लेते हैं और ड्रिंकिंग पार्टनर भी बन जाते हैं। उन 7 कमांडर को अपने घर बुलाकर उन्हें पार्टी भी देते हैं। उनकी पत्नी उनके लिए, उन 7 कमांडर के लिए, आतंकवादियों के लिए खाना बनाती हैं, लेकिन ये समझ नहीं पाती हैं कि ये 7 आतंकवादी हैं, आतंकी हैं। दोस्तों, ये अजीत डोभाल उन 7 कमांडर्स का पूरा विश्वास जीत लेते हैं और अब उन्हें कन्विंस करना शुरू करते हैं। उनसे बात करते हैं, उन्हें समझाते हैं कि आप लोग इंडिया से मिल जाइए। अगर इंडिया से नहीं मिलेंगे तो कुछ ही दिनों में उसके पहले आप लोग इंडिया के साथ आ जाओ, आपको मंत्री पद दे दिया जाएगा और जनता के छोटे मोटे इशू को भी सॉल्व कर दिया जाएगा। तो अजीत डोभाल की बातों को 7 कमांडर में से 6 कमांडर मान जाते हैं और इंडिया के साथ आ जाते हैं। ये देखकर, ये सुनकर लाल डेंगा के पैर से जमीन खिसक जाती है और वो कमजोर पड़ जाता है। बेचारे को मजबूरी में इंडिया से बात करनी पड़ती है। साकेत दत्ता नाम के जर्नलिस्ट जब उससे इंटरव्यू लेते हैं तो वो बताता है कि हमारे 7 कमांडरों में से 6 कमांडरों को अजीत डोभाल ने इंडिया की तरफ खींच लिया, जिसके कारण मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। अब जब इंडिया से बात पीछ हो जाती है तो अब आसाम से मिजोरम को अलग कर दिया जाता है और उसे एक अलग स्टेट बना दिया जाता है और उस मिजोरम स्टेट का लाल डेंगा को सीएम बना दिया जाता है। इतने बड़े मिशन ऑपरेशन की सफलता की पूरी क्रेडिट अजीत डोभाल को जाती है और यह गजब का टैलेंट था। अभी इंदिरा गांधी मिजोरम की समस्या से निजात ही पाई थी, तभी उन्हें पता चलता है कि सिक्किम में भी कुछ उथल पुथल चल रहा है। अब इंदिरा गांधी अजीत डोभाल को मिजोरम से बुलाकर सिक्किम के लिए भेजती हैं और कहती हैं कि जाकर पता करिए कि आखिर सिक्किम में चल क्या रहा है। तो एक्चुअली में सिक्किम में उस टाइम एक राजा थे, पाल्डेन मंग्याल।
वो हनी ट्रैप में फंस जाते हैं और यूएस की एक सीआई एजेंट होप कुक के साथ शादी करना पड़ जाता है उनको। उस टाइम सिक्किम जब वो उस सीआई एजेंट से, यूएस की सीआई एजेंट थी, उससे शादी कर लेते हैं, तो अब वो सीआई एजेंट के माध्यम से यूएस पूरे सिक्किम पर अपना दबदबा बना लेता है। और यह दबदबा इंदिरा गांधी को अच्छा नहीं लग रहा था और यही कारण था कि इंदिरा गांधी ने अजीत डोभाल को सिक्किम की समस्या को सॉल्व करने के लिए भेज देती हैं। जब अजीत डोभाल सिक्किम पहुंचते हैं तो वहां की भी छोटी छोटी जानकारियों को हासिल करते हैं। अब अजीत डोभाल अपनी प्लान के तहत सिक्किम की एक छोटी पार्टी सिक्किम नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष काजी डोरजी से बात करते हैं और उस पार्टी को सारी चीज पैसे की द्वारा मदद करना शुरू कर देते हैं, जिससे वो पार्टी अब फ्रंट पर आना शुरू कर देती है, लोगों का विश्वास जीतने लगती है और राजा के लिए घातक बन जाती है। अब काजी डोरजी राजा पर दबाव बनाकर सिक्किम में इलेक्शन करवाते हैं और उस इलेक्शन में काजी डोरजी जीत जाते हैं और जब जीत जाते हैं तो सिक्किम का पीएम बन जाते हैं। दोस्तों, सिक्किम का पीएम बनने के कुछ दिन बाद ये इंदिरा गांधी को एक लेटर भेजते हैं और लेटर में ये कहते हैं कि ये जो राजा है वो काफी सिक्किम की जनता को परेशान कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, लोगों का अधिकार तक छीन ले रहा है। ये बात सुनकर इंदिरा गांधी बौखला जाती हैं और यहां से मिलिट्री को भेजती हैं और उस राजा के पूरे महल को इंडियन मिलिट्री द्वारा सीज कर लिया जाता है। इसके बाद सिक्किम में वोटिंग कराई जाती है कि कितने ऐसे लोग हैं जो सिक्किम को इंडिया के अंदर देखना चाहते हैं। तो दोस्तों 97% वोटिंग इस फेवर में आती है कि हमारा सिक्किम इंडिया के अंदर एक स्टेट बनकर रहेगा और यही होता है। सिक्किम को इंडिया के अंदर शामिल कर लिया जाता है और एक स्टेट बना दिया जाता है और उस सिक्किम स्टेट का सीएम काजी डोरजी को बना दिया जाता है। फिर से एक बड़ी सफलता का झंडा गाड़ देते हैं अजीत डोभाल, ये वही नाम है। पूरे देश में फिर अजीत डोभाल नाम गूंज जाता है। अब मिजोरम और सिक्किम की बैक टू बैक सफलता की क्रेडिट लेने के बाद अजीत डोभाल को प्रेसिडेंट ऑफ पुलिस अवार्ड दिया जाता है। जनरली ये अवार्ड 14 साल की सर्विस के बाद ही किसी अफसर को दिया जाता है, लेकिन इन्हें मात्र 7 साल सर्विस पूरा करने के बाद ही दे दिया जाता है। अब कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि अजीत डोभाल को पाकिस्तान भेजना पड़ता है। एक्चुअली में हुआ क्या था कि इंदिरा गांधी हमारे देश की उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने एक न्यूक्लियर टेस्ट करवाया था और वह परीक्षण सफल हुआ था। इसको देखकर पाकिस्तान बौखला गया था और वो भी इंडिया से पीछे नहीं रहना चाहता था और वो भी इस तरीके का न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहता था। और इस परीक्षण में वो चीन से और फ्रांस से मदद ले रहा था, लेकिन जब जानकारी हुई फ्रांस को कि यह परीक्षण कभी न कभी जाकर इंडिया के लिए घातक साबित हो सकता है या पाकिस्तान कभी इसका मिस यूज कर सकता है, तो फ्रांस अपना हाथ पीछे खींच लेता है, लेकिन चाइना मदद करता ही रहता है। अब वहां के ऑफिसर यानी पाकिस्तान के ऑफिसर मदद के लिए नॉर्थ कोरिया की भी सहमति ले लेते हैं। अब पाकिस्तान की इस न्यूक्लियर टेस्ट प्लानिंग का पता इंदिरा गांधी को चल जाता है और इंदिरा गांधी मीटिंग बुलाती हैं और आईबी टीम को यह निर्देश देती हैं कि आप जाकर पता करिए कि आखिर पाकिस्तान में चल क्या रहा है और यदि कुछ गलत चल रहा है तो उसे रोको। दोस्तों, तो आईबी टीम द्वारा अजीत डोभाल को पाकिस्तान भेजा जाता है कि आप जाकर पता करिए कि आखिर पाकिस्तान में इस टाइम चल क्या रहा है। तो अजीत डोभाल पाकिस्तान जाते हैं और पाकिस्तान जाने के बाद छोटी छोटी जानकारियां इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं कि आखिर न्यूक्लियर टेस्ट हो रहा है कि नहीं और कहां पर होने वाला है। तो इन्हें पता चलता है कि न्यूक्लियर टेस्ट
पाकिस्तान के रावलपिंडी में एक खान रिसर्च सेंटर है, वहीं पर हो सकता है। अब बिना देरी किए हुए अजीत डोभाल रावलपिंडी के खान रिसर्च सेंटर पर पहुंच जाते हैं और उसके आसपास कभी भिखारी का रूप धारण करके, कभी मोची का रूप धारण करके घूमने लगते हैं और छोटी छोटी जानकारियां इकट्ठा करने की कोशिश करने लगते हैं। दोस्तों, इसी समय उन्हें थोड़ा सा यह आइडिया होता है कि यदि खान रिसर्च सेंटर के अंदर न्यूक्लियर टेस्ट होने वाला है तो उसमें जरूर रेडियम का यूज किया जाएगा और वो रेडियम बाल में भी चिपक सकता है या चिपका रहता है। अब ये करते क्या है कि ये पता लगाते हैं कि खान रिसर्च सेंटर के जो साइंटिस्ट हैं ये बाल कहां बनवाते हैं। अब ये साइंटिस्ट जहां बाल बनवाते थे उस जगह पहुंच जाते हैं, वहां पर पहुंचकर उनका बाल इकट्ठा करते हैं और उस बाल को इंडिया भेज देते हैं और इंडिया के यहाँ के साइंटिस्ट उस बाल को अपने लैब में जांच करते हैं, चेक करते हैं और चेक करने के बाद ये पता चलता है कि इन बालों पर तो रेडियम लगा हुआ है। अब जाके एकदम क्लियर हो जाता है कि खान रिसर्च सेंटर में ही न्यूक्लियर टेस्ट होने वाला है। अजीत डोभाल पाकिस्तान में अपनी प्लानिंग को आगे बढ़ा ही रहे थे, तब तक हमारे देश में एक अप्रिय घटना घट जाती है। पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर दी जाती है। इसके बाद इंदिरा गांधी को अपनी कुर्सी तक गंवानी पड़ जाती है और हमारे देश के नए प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई बन जाते हैं। अब अजीत डोभाल पूरी जानकारी मोरारजी देसाई को देते हैं और बताते हैं कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहा है और उससे न्यूक्लियर हथियार तैयार करेगा जो हमारे देश के लिए बाद में घातक साबित हो सकता है। तो मोरारजी देसाई कहते हैं कि हम अहिंसावादी हैं, पाकिस्तान क्या कर रहा है, उसके अंदर क्या चल रहा है, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। अजीत डोभाल जैसे इस बात को सुनते हैं काफी दुखी होते हैं, लेकिन हार नहीं मानते हैं। अजीत डोभाल अपनी दूसरी प्लानिंग शुरू कर देते हैं। अब वो इजराइल से बात करते हैं, वहां के इंटेलिजेंस ब्यूरो से बात करते हैं और उनको कन्विंस करना शुरू कर देते हैं। गजब का टैलेंट था, जिससे बात करते थे उनको बस में कर लेते थे। और ये इजराइल के इंटेलिजेंस ब्यूरो से जब बात करते हैं और कन्विंस करते हैं, कहते हैं कि हमें पता चला है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहा है, जो कि इजराइल के लिए बहुत घातक हो सकता है। बाद में इजराइल को अपने परमाणु हथियार पर पाकिस्तान नचा सकता है। ये बात सुनकर इजराइल इंटेलिजेंस ब्यूरो काफी गुस्से में हो जाते हैं और कहते हैं कि आप अपने गुजरात में हमें स्थान दीजिए ताकि हमारे विमान वहां पे रुकें, फ्यूल भरवाएं और इसके बाद हम खान रिसर्च सेंटर को नेस्तो नाबूद कर देंगे, पूरा बर्बाद करके रख देंगे, वहां पर कोई परीक्षण नहीं होगा। अब दोस्तों फिर अजीत डोभाल मोरारजी देसाई से बात करते हैं और कहते हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, सब कुछ इजराइल करने के लिए तैयार है, बस आप गुजरात में एक स्थान दे दीजिए विमान को। लेकिन इस बात से भी मोरारजी देसाई इनकार कर देते हैं। दोस्तों बहुत ठेस पहुंचता है अजीत डोभाल को। मोरारजी देसाई की इस बात को सुनकर इंडिया में जो आईबी के इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेड थे वो अपना इस्तीफा मोरारजी देसाई को सौंप देते हैं। फिर भी मोरारजी देसाई पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी के किसी प्लान को, किसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उसका श्रेय इंदिरा गांधी को जाता और इंदिरा गांधी नाम फिर से उभर आता। इसी डर से इंदिरा गांधी के किसी प्रोजेक्ट को सपोर्ट नहीं कर रहे थे और यही कारण था, वो नहीं चाहते थे कि ये न्यूक्लियर टेस्ट हो या न हो, उससे कोई मतलब नहीं रखना चाहते थे। अब अजीत डोभाल फिर से अपनी प्लानिंग शुरू करते हैं और वो उस न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में इस तरीके से फैला देते हैं कि वो वास्तव में तो वो इलीगल था ही, अब पूरे वर्ल्ड के दबाव के कारण वह प्रोजेक्ट पाकिस्तान का यह न्यूक्लियर टेस्ट कई साल पीछे चला जाता है और वो टेस्ट रोक दिया जाता है। पाकिस्तान का ये मिशन फेल हो जाता है। गजब का टैलेंट था अजीत डोभाल में, ये नाम नहीं, ये जासूसी विभाग का एक किंग थे।
अजीत डोभाल को पाकिस्तान में रहते हुए लगभग 7 साल हो चुके थे। तभी कुछ ऐसी घटना पंजाब में घटी है कि उन्हें पाकिस्तान से पंजाब आना पड़ता है। एक्चुअली में हुआ क्या था कि पंजाब के गोल्डन टेम्पल में कुछ आतंकी घुस चुके थे और इंडियन आर्मी उन आतंकियों को टेम्पल में घुसकर मारी थी, जिसकी वजह से टेम्पल के अंदर भारी नुकसान हुआ था। पूरा टेम्पल अस्त व्यस्त हो गया था, जिससे भारत सरकार पर सिख समुदाय के लोग काफी नाराज चल रहे थे। और इसी मौके का फायदा उठाकर फिर दोबारा कुछ मिलिटेंट उसी गोल्डन टेम्पल में प्रवेश कर जाते हैं और प्रवेश करके टेम्पल के एक कमरे में रुक जाते हैं। यह घटना सन 1988 की है। जो मिलिटेंट टेम्पल के अंदर घुस चुके थे उन्हें पूरा विश्वास हो गया था कि इस बार इंडियन मिलिट्री, इंडियन सेना इस टेम्पल के अंदर किसी भी कीमत पर घुस नहीं सकती है, और यह सही बात थी। उस समय दोस्तों इंदिरा गांधी अपनी जान गंवा चुकी थी और नए प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी जी थे, और राजीव गांधी जी का सख्त निर्देश था भारत की सेना को कि आपको किसी भी कीमत पर गोल्डन टेम्पल के अंदर नहीं जाना है। कुछ व्यवस्था करके, कोई भी व्यवस्था करके सारे मिलिटेंट को मंदिर के अंदर बिना घुसे ही मार गिराना है। अब सेना जो है वो सोचने लगती है कि आखिर इसको कैसे अंजाम दिया जाए। तभी उनके दिमाग में, अधिकारियों के दिमाग में एक बहुत बड़ा नाम अजीत डोभाल का आता है, और अजीत डोभाल पाकिस्तान से इंडिया में आ चुके थे और उन्हें इस घटना के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है और पूरा दारोमदार जिम्मेदारी दे दी जाती है उन्हीं को। अब ये प्लान बनाना शुरू कर देते हैं, टेम्पल के इधर उधर घूमना शुरू कर देते हैं और सोचते हैं कि आखिर क्या ऐसा किया जाए कि टेम्पल में बिना घुसे मिलिटेंट को मार गिराया जाए। कुछ दिनों तक, कुछ समय तक ये प्लान बनाते रहते हैं, लेकिन आखिर में ये रिजल्ट देते हैं कि बिना मंदिर के अंदर घुसे किसी भी कीमत पर मिलिटेंट को नहीं मारा जा सकता है। अब दोस्तों ये 7 साल से अधिक बिता चुके थे पाकिस्तान में, और इसका फायदा वो भरपूर उठाने की कोशिश करते हैं और बिना डर के, बिना झिझक के खुखार आतंकियों के पास टेम्पल के अंदर जाने ठान लेते हैं, जाने घुसते हैं। उन खुखार आतंकवादियों से बात करना शुरू करते हैं और बात करना शुरू करते हैं, और बात करते करते उनको इतना कन्विंस कर लेते हैं और अपने खुद के बारे में बताते हैं कि हमें पाकिस्तान इंटेलिजेंस ब्यूरो से भेजा गया है आप लोगों की मदद करने के लिए, और हमें बाहर कोई पहचान नहीं रहा है। और अजीत डोभाल की इन बातों से पूरा सभी मिलिटेंट सहमत हो जाते हैं कि अजीत डोभाल जो कह रहे हैं वो एकदम सही कह रहे हैं, क्योंकि बात का ऐसा लहजा था, एकदम पाकिस्तानी लैंग्वेज में, उर्दू लैंग्वेज में उसी तरीके से बात करते थे जिससे वो मिलिटेंट थोड़ा भी डिफरेंस महसूस नहीं कर पा रहे। यहां तक कि उन मिलिटेंट को बाहर की पूरी जानकारी दे देते हैं अजीत डोभाल, बता देते हैं कि इतनी सेना है, यहां ऑफिसर खड़े हैं, पूरा टेम्पल सीआरपीएफ के जवानों से घिरा हुआ है। इस बात को सुनकर मिलिटेंट खुश हो जाते हैं कि कम से कम चलिए कोई तो कोई है जो हमें बाहर की जानकारी अंदर तक पहुंचा रहा है। और जब अजीत डोभाल टेम्पल से बाहर निकलते हैं तो टेम्पल कुछ प्लान बनाते हैं और टेम्पल की पूरी बिजली की सप्लाई और पानी के सप्लाई को कट करवा देते हैं, और ये प्लान बनाते हैं कि जैसे ही ये मिलिटेंट पानी पीने के लिए बाहर आएंगे, हम पहचाने हुए उनको, हम इशारा करेंगे और आप लोग उन्हें मौत के घाट उतार दीजिएगा। और रात को ही अजीत डोभाल सीआरपीएफ के जवानों को हटाकर एनएसजी के कमांडर्स को पुलिस फोर्स की वर्दी में तैनात कर देते हैं। तभी मिलिटेंट का जो मेन लीडर था जागीर सिंह, उसको प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए टेम्पल से बाहर आता है। तभी अजीत डोभाल उसे पहचान लेते हैं और एनएसजी के कमांडर को इशारा करते हैं। कमांडर जागीर सिंह पर गोलियों की बरसात कर देते हैं और उसे मार गिराते हैं। दोस्तों इसके बाद पानी, गर्मी के कारण अंदर मिलिटेंट पूरा परेशान थे और इस परेशानी का दोबारा फायदा उठाना चाहते हैं अजीत डोभाल, और फिर
टेंपल के अंदर एंट्री मारते हैं और एंट्री मारने के बाद अब पूरे आतंकवादियों को दूसरी व्यवस्था के लिए कन्विंस करना शुरू कर देते हैं। उन्हें कन्विंस करते हैं कि इतनी गर्मी में बिना बिजली के, बिना खाना पानी के आप लोग बहुत ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकते हैं। आप पूरे एनएसजी कमांडर द्वारा घिरे जा चुके हैं। अब आप लोगों के पास, यदि आप अपनी जान की सुरक्षा चाहते हैं, तो आप लोगों के पास केवल एक ही उपाय है कि आप बिना हथियार के सरेंडर कर दीजिए और आप बच जाएंगे। इतने बढ़िया लहजे में कन्विंस करते हैं पूरे आतंकवादियों को कि सारे के सारे आतंकवादी अजीत डोभाल की बातों को मानने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं और सभी आतंकवादियों को बिना हथियार के सरेंडर करवा देते हैं। गजब का टैलेंट था अजीत डोभाल। अब बात करते हैं हम लोग प्लेन हाईजैक की। दोस्तों 1971 से लेकर 1998 तक बताया जाता है कि लगभग 15 हाईजैक हुए थे प्लेन और उन सभी में नेगोशिएटर का काम, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जिम्मेदारी अजीत डोभाल की ही थी। इसी बीच 25 दिसंबर 1999 में इंडियन एयरलाइंस का विमान 814 नेपाल के एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरता है। यह विमान जैसे ही इंडियन एयर स्पेस में आता है तभी विमान में बैठे 5 आतंकवादी जो पाकिस्तान के किसी आतंकी ग्रुप से रिलेटेड थे, वो सभी पूरे प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं और पायलट से कहते हैं कि तुम अपने विमान को पाकिस्तान की तरफ मोड़ो। तभी पायलट की तरफ से आवाज आती है कि प्लेन में इतना फ्यूल नहीं है कि वो पाकिस्तान तक पहुंच सके। तो सभी आतंकी एक दूसरे से डिस्कशन करने के बाद ये निर्णय लेते हैं और पायलट से कहते हैं कि तुम किसी भी एयरपोर्ट पर अपने प्लेन को उतारो और वहां से फ्यूल लो और फिर पाकिस्तान के लिए उड़ो। दोस्तों ये पायलट उस विमान को अमृतसर एयरपोर्ट पर उतारता है और वहां पर फ्यूल भरवाता है प्लेन में और फिर आतंकियों को और पूरे यात्रियों को लेकर पाकिस्तान के लिए उड़ान भर देता है। और जब यह प्लेन पाकिस्तान के लाहौर एयरपोर्ट पर उतरता है तो पाकिस्तान की सरकार इस प्लेन को पाकिस्तान में रोकने से इनकार कर देती क्योंकि इंजाम उसको पता था। अब ये आतंकवादी उस प्लेन को लेकर दुबई के लिए उड़ जाते हैं और दुबई एयरपोर्ट पर फिर से फ्यूल डलवाते हैं और फिर वहां से टेक ऑफ करते हैं अफगानिस्तान के लिए। और अब अफगानिस्तान की राजधानी कांधार में प्लेन को लैंड कराते हैं और वहीं पर प्लेन को रोक देते हैं। इस पूरी बात की जानकारी जैसे ही इंडियन गवर्नमेंट को पता चलती है बौखला जाती है दोस्तों, लेकिन बौखला कर कुछ कर नहीं सकती क्योंकि हमारे देश के 170 से 180 यात्री उस प्लेन में फंसे हुए थे। अब इंडिया से टीम भेजी जाती है अफगानिस्तान और उसमें मुख्य भूमिका में थे अजीत डोभाल। अजीत डोभाल जब अफगानिस्तान पहुंचते हैं तो उनकी डिमांड लेना शुरू करते हैं कि आखिर आतंकवादियों की डिमांड क्या है। आतंकवादी हर समय डिमांड को कुछ चेंज करते नजर आ रहे थे। तभी अजीत डोभाल इधर से कुछ गुस्से में कहते हैं कि इस तरीके से तुम लोग डिमांड चेंज करोगे तो सिचुएशन काफी खराब हो सकती है। ये बात सुनकर जो मिलिटेंट थे वो अब कागज पर अपनी पूरी डिमांड लिखकर जहाज के बाहर फेंकते हैं और वो डिमांड जब अजीत डोभाल के पास पहुंचती है तो उसको पढ़ते हैं। दोस्तों उसमें लिखा था कि हमें $200 मिलियन चाहिए, इसके साथ हमारे जो 36 भाई इंडिया के जेल में हैं उन्हें आपको रिहा करना पड़ेगा। अब इस बात को मानने से पूरा इनकार कर दिया जाता है इंडिया गवर्नमेंट द्वारा और अजीत डोभाल द्वारा। लेकिन फिर कुछ सोच विचार के बाद ये मिलिटेंट को बताया जाता है कि हम अधिक से अधिक तुम्हारे 3 मिलिटेंट को ही वापस कर सकते हैं, इससे ज्यादा किसी को हम रिहा नहीं कर। ये बात सुनकर मिलिटेंट तैयार हो जाते हैं और यहां से 3 आतंकवादियों को रिहा किया जाता है और अजीत डोभाल वहां से 170 से 180 यात्रियों की जान को बचाकर
सुरक्षित हमारी इंडिया लेकर आते हैं। ये वो शख्सियत हैं अजीत डोभाल, गजब का टैलेंट। दोस्तों, अजीत डोभाल का काफी क्लोज संबंध था लाल कृष्ण आडवाणी के साथ, जिसकी वजह से इनका और ज्यादा क्लोज संबंध था बीजेपी के साथ, और अभी भी है, जिसकी वजह से जब जब बीजेपी सरकार पावर में होती है तब तब अजीत डोभाल भी पावर में होते हैं। कांग्रेस काफी इनसे तो हुआ क्या कि 31 मार्च 2004 को कांग्रेस की सरकार बन जाती है और लगभग इनसे पावर छिन जाता है। उसी समय 2005 में 3 जुलाई 2005 को दाऊद इब्राहिम की बेटी की शादी दुबई के ग्रैंड हयात में होनी थी, और इनका मेन उद्देश्य, जीवन का जो सबसे बड़ा उद्देश्य था, वो यही था कि किसी भी कीमत पर दाऊद इब्राहिम को पकड़ा जाए या उसे जान से ही मार दिया जाए। तो जैसे ही दाऊद इब्राहिम की बेटी की शादी का पता चलता है, और दाऊद इब्राहिम की बेटी की शादी पाकिस्तान के एक बड़े क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे के साथ तय होती है, और जैसे इनको पता चलता है तो तुरंत ये प्लान बनाना शुरू कर देते हैं। और ये इनके प्लान में सबसे पहले ये था कि इन्हें छोटा राजन से मिलना था। ये जो छोटा राजन है वो दाऊद इब्राहिम का जानी दुश्मन है, जो कि किसी भी कीमत पर दाऊद इब्राहिम की जान लेना था। जैसे ही अजीत डोभाल छोटा राजन के पास पहुंचते हैं और पूरी घटना की जानकारी देते हैं और उसे कन्विंस करते हैं कि हम लोग मिलकर दाऊद इब्राहिम को जान से मार सकते हैं। छोटा राजन अजीत डोभाल से कन्विंस हो जाता है और अपने 2 शूटरों को इंडिया भेज देता है। एक शूटर का नाम विक्की मल्होत्रा और दूसरे का नाम फरीद तानाशाह था। ये शूटर जब इंडिया आते हैं तो अजीत डोभाल इनकी सीक्रेट लोकेशन पर ट्रेनिंग करवाते हैं, और जब ट्रेनिंग बहुत कम समय होने के कारण बहुत कम समय में ही इनकी ट्रेनिंग पूरी करवाते हैं, और लास्ट दिन ये उन दोनों शूटरों को दिल्ली के एक होटल में ट्रेनिंग दे रहे थे, बता रहे थे कि दुबई के किस होटल में आपको रुकना है, कैसे रुकना है, इसके बाद कहां जाना है। पूरा प्लान उन दोनों शूटरों को दिल्ली के एक होटल में समझा रहे थे, और ये बात मुंबई के कुछ सीनियर अफसर को पता थी, और ये दोनों शूटर मुंबई गवर्नमेंट में टारगेट पर थे, मोस्ट वांटेड। अब मुंबई के क्राइम ब्रांच के डिप्टी कमिश्नर धनंजय कमलाकर और आईपीएस अधिकारी मीरा वोरवंकर, ये दोनों पता लगाकर दिल्ली के उस होटल पर पहुंच जाते हैं सेम टाइम पर, और उस कमरे तक पहुंच जाते हैं दोनों फोर्स के साथ, और इसके बाद उन दोनों शूटरों को अरेस्ट कर लेते हैं। अजीत डोभाल की बार बार रिक्वेस्ट करने, बार बार समझाने के बाद भी ये दोनों अधिकारी मानने को तैयार नहीं होते हैं, और यही कहते हैं कि ये दोनों फिर से किसी हमारे लीडर को मारने आए हैं। यहां पर अजीत डोभाल काफी गुस्सा हो जाते हैं, फिर भी ये दोनों अधिकारी उन दोनों शूटरों को अरेस्ट करके मुंबई लेकर चली जाती हैं, और इनका सबसे बड़ा उद्देश्य विफल हो जाता है। और अभी भी इनकी उम्र 78 साल है, अभी भी उसी उत्तेजना के साथ पूरे देश की सेवा में लगे हुए हैं, उसकी सिक्योरिटी का भरपूर ध्यान देते हैं। इनकी इजाजत के बिना हमारे देश की सिक्योरिटी का पत्ता तक नहीं हिल सकता है। हर प्लान, हर ऑपरेशन, हर मिशन की तैयारी इन्हीं के द्वारा की जाती है। दोस्तों, हमारे देश के ऐसे शख्सियत जो बार बार जन्म लें और हमारे देश की सुरक्षा इनके हाथों में रहे, यही भगवान से प्रार्थना है, और ऐसे शख्सियत को बार बार प्रणाम है। और इसी के साथ दोस्तों, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, ज्ञानवर्धक लगे, कुछ जानकारी हासिल हो रही हो, तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और इसे आगे बढ़ने में मदद करें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं सर्वेश यादव।